Dear student, myself Jitendra Verma, Assistant Professor, Government College. जैसा कि आपको पता है, पहले भी आपने पढ़ा है, हम आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं और इसमें हम लोग आज लेंगे डीएनए तथा उसकी संरचना, डीएनए एंड स्ट्रक्चर। इस तरह से आपका ये सिलेबस है जिसमें हम इस 8th पेपर को पढ़ा रहे हैं। कुछ के हमने PDF नोट्स भी आपको भेजे हैं जो आपने देखे होंगे। तो इसी क्रम में यूनिट 2 के अंदर जो ये पोर्शन है न्यूक्लियस का, इसको पढ़ाया था। यानी इसी में कंटिन्यूस में डीएनए स्ट्रक्चर आज हम ले रहे हैं, जिसमें ए, बी और जेड फॉर्म को भी हम लेंगे। इसको शुरू करने के पहले बच्चों आप ये क्लिपिंग देखिए, तो इससे और ज़्यादा आपके होगा क्लियर कि किस तरह से डीएनए तथा प्रोटीन का रोल रहता है, जो आप देख सकते हैं इसमें। Here is a cell, the basic unit of all living इस tissue. तरह से सेल को बता रहे हैं कि ये बेसिक In most यूनिट है। human cells, लाइक there is a structure सेल called के the अंदर nucleus. सेल ऑर्गेनेल्स हैं The nucleus और contains अदर the स्ट्रक्चर genome. हैं। In humans, the genome is split between 23 pairs of इस तरह chromosomes. से क्रोमोसोम की संरचना इसमें बताई गई है। Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around इस तरह proteins से called पैक्ड रहता है histones. डीएनए, जिसके चारों ओर हिस्टोन लिपटा रहता है प्रोटीन। Within the DNA are sections called genes. These genes इस contain तरह the से instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger इस RNA तरह से out of आरएनए 3 पॉलीमरेज bases अटैच in the होता है, ये nucleus. बताने की कोशिश करी गई इसमें। The DNA code determines the order in ये which the कोडोन 3 बताए bases गए are बच्चों। added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger इस तरह से RNA can be मैसेंजर used आरएनए as a बना। template for the production of proteins, it needs to be processed. ये कलर This अलग involves अलग removing and adding अलग sections अलग of न्यूक्लियोटाइड RNA. के लिए लिए गए बच्चों, तो समझने की The कोशिश messenger करें। RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm इस called तरह से साइटोप्लाज्म में ribosomes bind मैसेंजर to the आरएनए messenger प्रोसेसिंग के RNA. बाद बाहर आता है The और राइबोसोम ribosome पर reads the code अटैच in the होकर messenger RNA to produce a chain एक made up of amino साइट acids. बनाता है एक तरह से There प्रोटीन are 20 सिंथेसिस different की। types of amino acid. तो जिस तरह की सूचना इस पे है, Transfer उसी RNA तरह का molecules एमिनो carry एसिड the amino संबंधित acids to the लेकर ribosome. ट्रांसफर आरएनए आएगा। The messenger RNA is read 3 bases at a time. ये As जुड़ेगा। each triplet is read, a से transfer आप देख RNA सकते हैं। delivers the corresponding amino acid. इस तरह से कोरेस्पोंडिंग एमिनो एसिड जुड़ रहा This है। is added to a growing chain of amino acids. ऐसे पूरी एमिनो एसिड की बच्चों चेन बन जाती है। Once the last amino acid has been added, the chain folds into a जब complex लास्ट एमिनो 3D एसिड shape जुड़ता है तो to form the टर्मिनेशन कोडन protein. की वजह से चेन टूट जाती है। इस तरह से ये प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। तो अगर हम सेल को लें तो बहुत ही अच्छी क्लिपिंग है बच्चों थी है। इस तरह से सेल में स्ट्रक्चर जो भी आपने देखा है इस एनिमेटेड फॉर्म में, सेल है, न्यूक्लियस है, इसमें इस तरह से ये क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में बता रखा है। तो डीएनए स्ट्रक्चर के फ्रैंकलिन के डाटा के आधार पर इन्होंने दिया, और ये इसका इस तरह से अगर हम हिस्ट्रिकल वे में देखें तो इस तरह से है। 1833 के आसपास ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्क्राइब करा, देन मिशन ने न्यूक्लियर डीएनए इन द न्यूक्लियाई ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ये मेंडल का वर्क 1900 के आसपास रीडिस्कवर्ड हुआ। देन 1928 में ग्रिफिथ के डाटा ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को बताया। 1947 में एक्स रे डिफ्रैक्शन स्टडीज़ शुरू हुई। 52 में खाशे और चेस्ट ने डेमोस्ट्रेट किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज में। देन 53 में वाटसन एंड क्रिक ने डिवाइस किया डीएनए का स्ट्रक्चर। और इसी क्रम में 1944 के अंदर जो है अवेरी, मैकलियोड और मैककेन ने
ये बताया कि डीएनए किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है, इसको ट्रांसफॉर्म प्रिंसिपल का। इसी से रिलेटेड 48 में चारगोफ तथा उसके साथियों ने किस तरह से रेगुलेटरी है इसमें डीएनए के बेस में रेशो में, वो इसको बताया। एटी और जीसी इनमें क्या अनुपात रहता है। तो ऐसे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्योंकि कई बार आपके ऑब्जेक्टिव टाइप या छोटे क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन की फॉर्म में ये आता है। वाटसन है, ये क्रिक है। वाटसन क्रिक ने इस तरह से ये स्ट्रक्चर के जरिए इसको समझाया था। The discovery of the structure of DNA by Watson and Crick in 1953 was a momentous event in the science, an event that gave rise to the entirely new discipline and influenced the course of many established ones. Our present understanding of the storage and utilization of a cell's genetic information is based on the work made possible by this discovery, and an outline of how genetic information is processed by a cell is now a prerequisite for the discussion of any area of the biochemistry. The biochemical investigation of DNA begins with the F. Mischer, who carried out the first systematic chemical studies of the cell nuclei. In 1868, Mischer isolated a phosphorus containing substrate which he called nuclein. He found nuclein consists of an acidic portion, which he known today is a D. The basic portion protein. Mischer later found that the similar acidic structure in the head of the sperm cell from the xylem. Mischer and many others suspected that nucleic acid was associated in some way with the cell inheritance, but the first direct evidence that DNA is the bearer of genetic information came from the 1954 through a discovery made by the Avery, MacLeod and McCarthy. The investigator found that DNA extracted from the virulent strain of the bacteria Streptococcus pneumoniae, also known as the pneumococcus, genetically transformed a non-virulent strain of an organism into the virulent form. Avery and his colleagues concluded that DNA extracted from the virulent strand carried out the inheritable genetic message from the virulence. Not everyone accepted these conclusions because protein impurities present in the DNA could have been carrier of the genetic information. A second important experiment provided independent evidence that DNA carries genetic information by the Alfred D. Hershey and Chase. Chase used the radioactive phosphorus and radioactive sulfur traces to show that when the bacterial virus T2 infect the host cell, it is the phosphorus containing DNA of the viral particle, not the sulfur containing protein, that enter the host cell and furnishes the genetic information for the viral replication. This important early experiment and many other lines of the evidence have known that DNA is the exclusive chromosomal component bearing the genetic information in the living cells. A most important clue that the structure of DNA came from the work of the Chargaff and his colleagues. The base composition of DNA generally varies from species to species. DNA specimen isolated from the different tissue of the same species have the same base composition. The base composition of DNA in a given species does not change with the organism's age. In all cellular DNAs, regardless of the species, the number of adenosine residues is equivalent to the number of thymidine residues. That is, A is equal to almost T and the G is equivalent to C. From these relationships, it follows that the sum of the purine residue equals to the sum of the pyrimidine. These quantitative relationships sometimes called the
Chargaff rules were confirmed by many subsequent researchers. DNA is a double helical structure. To shed more light on the structure of DNA, Roswell, Franklin, and Wilkins used the powerful method of X-ray diffraction to analyze the DNA fiber. They showed that early 50s the DNA produced a characteristic X-ray diffraction pattern. From this pattern, that it was deduced that the DNA molecules are helical with two pyramids along with the long axis. A primary one is a 3.4 angstrom and secondary one is the 34 angstrom. The problem then was to formulate a three-dimensional model of the DNA that could account only for the X-ray diffraction data. Chargaff and other chemical properties of the DNA. In 1953, Watson and Crick postulated a three-dimensional model for DNA structure that accounted for all the available data. It consists of a two helical DNA chains would around the same axis to form a right-handed double helix. The hydrophilic backbone of the alternating deoxyribose and the phosphate groups are on the outside of the double helix facing the surrounding water. The Furness ring of the each deoxyribose in the C2 and conformation. The purine and pyrimidine base both strand are stacked inside the double helix with their hydrophobic and nearby planar ring structure very closely together and perpendicular to the long axis. Each nuclei base of the two strand, one strand is paired with the same plane with the base of the other strand. Watson and Crick found that hydrogen bonded base pairs illustrated in next figures. A with T and G with C. Other pairing of the base pairing tends to destabilize the double helical structure. When Watson and Crick constructed their model, they have decided to outset whether the strand of the DNA should be parallel or anti-parallel. Whether the 3 and 3,5,3 phosphodiester bond should run in the same or opposite direction. The anti-parallel direction orientation produced the most convincing model and later worked with the DNA polymerase. इस तरह से दो एंटी पैरेलल चेन के स्ट्रक्चर से ये बनता है. डायग्राम दिखाते हैं बच्चों, से और ज़्यादा आपका क्लियर होगा. इस तरह से ये डीएनए का ये स्ट्रक्चर है जो इन्होंने प्रपोज्ड किया. ये प्यूरिन बेस है, ये पिरिमिडीन है. इस तरह से ये बताया गया है. ये एडिनिन का स्ट्रक्चर है, ये ग्वानिन का है, साइटोसिन का है, ये यूरेसिल का है, ये थायमिन का है. ये इस तरह से राइबोस है. ये 3 पोजीशन पे डीऑक्सीराइबोस शुगर इसमें, यहाँ पर ये ऑक्सीजन नहीं है, डीएनए. थ्री प्राइम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड इसलिए इन्होंने ये ए फॉर्म बताई गई है. ये इस तरह से बी फॉर्म है और ये जेड यानी जिगजैग फॉर्म भी डीएनए में कुछ स्पेसीज में, कुछ स्टेजेस में ये देखी गई है. इस तरह से ये स्ट्रक्चर है. यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं आपको. ये इस तरह से 2 नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन आ गया. यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना. ये स्ट्रक्चर से बताया गया. ये इसे डीएनए और हिस्टोन में रिलेशनशिप इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं, जो कि न्यूक्लियोसोम मॉडल के नाम से आपने पहले क्लासों में भी पढ़ा. इस तरह से न्यूक्लियोटाइड बताया गया. फॉस्फोरस, शुगर, ये बेस आपस में जुड़े हुए न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं. ये हमने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से बताया गया कि किस तरह से बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन समझाया गया है. ये वाला हर्ष और चेस का डीएनए कैरीज एक्सपेरिमेंट को बताया गया. ये
फॉस्फोरस से, ये इधर सल्फर से, ऊपर लिखा गया आइसोटॉपिक फॉर्म है। तो रेडिएशन इमिट करते तो उससे पता लगेगा कि भाई ये आया जो आइसोटॉपिक या नॉन आइसो। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन का डायग्राम बताया गया है कि किस तरह से क्रिस्टल ऑफ एक्सरे पे गिरे, which are diffracted, the spacing of the atom of the crystal determine the diffraction pattern। और इस डिफ्रैक्शन के बेसिस पर हमने ये स्ट्रक्चर वर्कआउट किया कि ऐसा डीएनए का हेलिकल का स्ट्रक्चर है डिफ्रैक्शन पैटर्न के बेसिस पर। इस तरह से मेन स्ट्रक्चर है इसका, ये आप देख सकते हैं। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है 80 और GC के मध्य जो है ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड 1 2 और 3। जैसे ये एंटी पैरेलल एक इधर डायरेक्शन में और दूसरी डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में, ये से एंटी पैरेलल शब्द काम में लेते हैं। जबकि आरएनए के केस में ऐसा नहीं है, ये वन साइडेड है। इस तरह से बी फॉर्म बताया गया है जिसमें किस तरह से अल्फा हेलिक्स में ये कंसिस्ट है। आगे की क्लासेज में बच्चों आप इन बुक्स को पढ़ेंगे। बेंजामिन लिविन की, अल्बर्ट्स की, बुकानन की बुक है बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स, D&A की प्लांट सेल वैक्यूल में भी कुछ जगह जरूरत रहेगी। लोडिश बाल्टीमोर की बुक्स ये आपको पढ़नी रहेगी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ भी आप डिटेल स्टडी करेंगे उनमें अपने नोट्स को अपडेट करेंगे। तो बच्चों इस तरह से इसको पढ़िए, फिर जब हम DNA रेप्लिकेशन लेंगे तब स्ट्रक्चर को और डिटेल में हम लेंगे कि किस तरह से DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है और इसमें ये स्ट्रक्चर कैसे योगदान कर रहा है। थैंक यू।